हेलो एवरीवन। कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज फिर से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट बीआरएफ, राइट? बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टीवा बीकॉम का सब्जेक्ट है, राइट? तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अप्रैल 2023 के किए थे, ये अक्टूबर 2022 के हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ फोकस करना है, ठीक है? ये आपका लास्ट मिनट स्टडीज रहेगा क्योंकि 23rd से आपकी एग्जाम्स है, राइट? तो अच्छे से फोकस करके सब सुनिए। मैंने ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो भी बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कवर कर दिए थे और कुछ इसमें करूँगी, तो ये लास्ट 2 इयर्स के मिलके हो जाएंगे। और कुछ ही एक आध दो है जो रह जाएंगे जो मैंने ऑफलाइन में कवर किए हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये अक्टूबर 2022 के क्वेश्चंस है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन द लीगल इश्यूज अराइजिंग इन ई कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले जो बोला है इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, ये हमने स्टडी कर लिया है अपनी लास्ट वीडियोस में। आप देखोगे इसके पहले का वीडियो है इम्पोर्टेंस वाला, उसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स करा है। तो इसमें हम लोग आंसर में सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे? लीगल इश्यूज। तो लीगल इशू में क्या है? तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स पहले तो गवर्न किसके होते हैं, गवर्न किसके अंडर होते हैं? तो इन इंडिया ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न प्राइमरीली बाय आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So several legal issues arising in this context are, क्या है? तो पहला तो है फॉर्मेशन एंड वैलिडिटी, राइट? तो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर एन ई कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, तो ई कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए it must fulfill the essentials of valid contract such as offer, acceptance, consideration, competency of parties etc. मतलब ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था पहले वाले सेम में, जिसमें ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, राइट? तो वो आप अगर रिकॉल कर पा रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी कंडीशंस है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, राइट? और फिर नेक्स्ट क्या है? आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन। एक तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, आईटी कॉन्ट्रैक्ट क्या, सॉरी, आईटी एक्ट क्या देता है? एक लीगल रिकॉग्निशन देता है टू ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अपने सादे लिखे हुए रिटन फॉर्म में, पेपर फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, वैसे ही ई कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, ऐसा लीगल रिकॉग्निशन है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को भी है रिकॉग्निशन, स्टेटिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली आर लीगली एनफोर्सेबल। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हुए, हम इलेक्ट्रॉनिक साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर्स कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स भी हो रहे हैं, तो वो क्या है? लीगली एनफोर्सेबल है। आप इक्वल को ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये रिटर्न फॉर्म में नहीं है या प्रॉपर फॉर्मेट, इट इज, मतलब फॉर्मेट तो रहता है लेकिन इट इज ऑल्सो लीगली एनफोर्सेबल। फिर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। द आईटी एक्ट रिकॉग्नाइजेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज इक्विवेलेंट टू हैंड रिटन सिग्नेचर। मतलब दोनों में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, जितना इंपॉर्टेंस हैंड रिटन का है उतना इसका भी है। However, concerns may arise regarding the authenticity and integrity. मतलब सिक्योरिटी का इशू रहता है ना, जैसे आपका कोई पासवर्ड कोई देख सकता है, वैसे आपका सिग्नेचर भी कोई चुरा सकता है, फ्रॉड्स हो सकता है, तो वो सब की बात है, हैकिंग हो सकती है। तो वही कंसर्न है, उसके लिए हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो कंसेंट एंड ऑथेंटिकेशन, ensuring genuine consent and authenticating the identity of parties in कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट इज क्रूशियल। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और को, मतलब सामने जो इंसान है, जिस जिस जो नाम यूज कर रहा है या कंपनी का नाम है, वो जो यूज कर रहा है वो वही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, राइट? वो हमें उसका अच्छे से, वी हैव टू वेरीफाई दैट वो जो पर्सन है सामने वो जेन्युइन है और उसकी आइडेंटिटी भी सही है, मतलब जो है वो इंसान वही दिख रहा है। क्योंकि इस ई कॉन्ट्रैक्ट्स में यही जेन्युइन कंसेंट का बहुत इशू रहता है, ऑथेंटिसिटी का बहुत इशू रहता है, तो वही क्रूशल है हमें फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट क्या है? डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे हम गूगल को अपना सब कुछ ही बता देते हैं, वैसे the IT Act contains provisions relating to data protection and security, including requirements for reasonable security practices and procedures to protect sensitive personal data.
तो ये जो रूल्स है अपने पर्सनल डाटा की सिक्योरिटीज के लिए, वो किसके अंडर आते हैं? आईटी एक्ट के अंडर। बट इसमें भी है ना, अभी हमें बहुत रिविजन्स करने की जरूरत पड़ेगी। रिविजन्स मतलब आपका वाला रिविजन नहीं, हमारे एक्ट में और लॉज में, बिकॉज अभी भी हमारे लिए ये चीजें न्यू है, तो हमें अभी भी फ्रॉड्स एंड वगैरह सब कुछ पहचानने के लिए टाइम लगता है, और अकॉर्डिंगली लॉज चेंज होते रहते हैं, या वी कैन से इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ फिफ्थ क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ई कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स आर सब्जेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ सच एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट? जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो चैप्टर है उसमें, तो वो सिर्फ नॉर्मल अपने डेली परचेजेस एंड सेल्स में नहीं, बट ई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लागू होता है वो चीजें। फिर नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन एंड गवर्निंग लॉ। Determining the jurisdiction and applicable law for e-contracts can be challenging, especially in cross-border transactions. तो jurisdiction and applicable law मतलब जिस एरिया में आप रहते हो, जिस लोकेलिटी में, जिस स्टेट में, नेशन में, उसके अकॉर्डिंग वैसा लॉ आप वहां पर लागू होता है। द सेम थिंग, ओके। देन एनफोर्समेंट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। The enforcing e-contracts and resolving disputes may involve challenges such as jurisdictional issues, evidence requirements for electronic transactions, and admissibility of electronic evidence in court. Alternative dispute resolution mechanisms such as arbitration and mediation are increasingly being utilized to resolve e-contract disputes efficiently, right? तो हाँ, अभी सिर्फ लॉ बना के फायदा नहीं है, हमें उसका एनफोर्समेंट हो रहा है कि नहीं, डिस्प्यूट अगर है तो उसका रेजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए भी हमने मतलब हमारे यहाँ पे क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो बताया गया है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स यूज होते हैं, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन भी यूज होता है। मतलब एक हम लोग एक क्या बोलते हैं, सेटलमेंट पे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, सेटलमेंट से इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में दो फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है, तो तीसरा आके बीच का कुछ रास्ता निकाल देता है। तो उसी तरीके से जब इशू आ जाता है, तो कई बार व्हाट वी डू कि हम लोग कुछ बीच का रास्ता निकाल के सेटलमेंट कर देते हैं, ताकि दोनों ही पार्टीज का कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना हो, और छोटे में विदाउट वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी हमें सोल्यूशन मिल जाए। दैट इज सेम थिंग arbitration एंड mediation। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो next is addressing these legal issues requires compliance with relevant laws and regulations, implementation of robust security measures, clear contractual terms, and effective dispute resolution mechanism. As e-commerce continues to grow in India, legal frameworks are evolving. As I said, कि अभी भी हम लोग evolve कर रहे हैं इसमें, to address complexities of electronic transactions and in contracts while ensuring consumer protection and data privacy. See, exams आ रहे हैं, तो वॉट आई वॉन्ट ना कि आप जब पेपर लिखो ना, तब इस तरीके से लिखो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो ये आंसर यहाँ पे बनाया, इसमें एक चीज की कमी है, मतलब वो आंसर कंटिन्यूटी में जा रहा है, इंपॉर्टेंस और लीगल इश्यूज, दैट्स वाई वो चीज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखेगा, हर एक में ना मैं आई वांट कि आप मीनिंग भी हो आपके पास, पहला मीनिंग होना चाहिए या डेफिनेशन जो भी है, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डेफिनेशन बोला है तो डेफिनेशन, पहले मीनिंग लिखना है, फिर आपको मेन बॉडी जो आंसर, सपोज इंपॉर्टेंस पूछा है या लीगल इश्यूज पूछा है, वो भी होना चाहिए, और उसके साथ अकॉर्डिंगली एक चार्ट भी होना चाहिए। जैसे अभी ये मेरे 7 पॉइंट बन रहे हैं, तो 7 पॉइंट का मैं एक चार्ट बना सकती थी, लीगल इश्यूज, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके साइड में सारे हेडिंग्स दे देती। तो और लास्ट में ये देखो एक कंक्लूडिंग पॉइंट भी है मेरे पास। तो इसको क्या बोलूंगी मैं? दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट आंसर विच हैज अ मीनिंग, मेन कंटेंट, डायग्राम एंड कंक्लूजन। सो दिस, और हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन का तो रहता ही है, बट इतना चीज तो होना ही चाहिए आपके इसमें, और हैंडराइटिंग अच्छी नहीं निकले तो एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। एक्सप्लेन थ्री टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्री टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम कैसे।
तो इसमें तो मैंने आंसर नहीं लिखा है क्योंकि बहुत डीप में मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, तो डिस्क्रिप्टिव में लिखा नहीं है, लेकिन आपको चार्ट वे में समझा जरूर रही हूँ। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम किस लिए है, ताकि हमें स्पीडी और इजीली हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए। तो पहला तो क्या है, द कंप्लेनेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन इज अप टू ₹5 लाख इज एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। मतलब आप जब कंप्लेन करने जाओगे, अगर आपके जो गुड्स और सर्विसेज है, गुड्स या तो फिर सर्विसेज जिसके लिए आप कंप्लेन करने जा रहे हो, जिसको लेकर आपका डिस्प्यूट हुआ है, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज से कम है तो आपको बिल्कुल भी फी पे नहीं करनी पड़ेगी। और अगर करनी भी पड़ रही है आगे, तो उसका भी चार्ट है, वो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ओके, ठीक है। अभी 2 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में 3 टायर मतलब पहला तो क्या है, पहला टायर या पहला लेयर जो वी कैन से इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकेंड है और हायर स्टेट, उससे भी हायर नेशनल कमीशन। अभी जो फोर्थ आपको दिख रहा है ना, ये सिस्टम में नहीं है, बट ये तीनों में भी हमें सोल्यूशन ना मिले ना, तो हम जिसके पास जाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और ये जो हमें आंसर या वर्डिक्ट या जो भी सोल्यूशन बोलेगा या जो भी फैसला सुनाएगा, दैट विल बी फाइनल, राइट। यहाँ पे लिखा भी है, द ऑर्डर्स ऑफ कमीशन कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो भी ऑर्डर्स यहाँ से पास हुए हैं, ये लास्ट वाली चीज है, लेकिन मैंने पहले ही समझा दी बिकॉज इट इज सुपर इजी थिंग और ये भूलने लायक है ही नहीं। क्योंकि हमें भी पता है कि कहीं लास्ट हमारे इंडिया में लास्ट लॉ मतलब, या लास्ट लॉ नहीं लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट। किसी भी प्रॉब्लम मतलब किसी भी इश्यूज में डिस्प्यूट्स में हम फंस जाए, तो लास्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। इतना याद रहेगा। ओके, पहला क्या है, फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केसेस केसेस का अमाउंट क्या रहता है, मतलब अगर वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज का अप टू 1 करोड़ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे, ठीक है, फॉर फाइलिंग अ कंप्लेन। और अगर आपने कंप्लेन फाइल की, उसके बाद आपका रिजल्ट आया, वी कैन से, या तो फिर जो भी वर्डिक्ट आया, सुनवाई का जो भी रिजल्ट आया, वो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप उससे सहमति नहीं है रखते, तो फिर आप क्या करोगे, इफ यू इफ यू डोंट अग्री विद द वर्डिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो व्हाट विल यू डू। तो विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर उनको वो मिलेगा वहां से डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको कहाँ जाना है, स्टेट कमीशन के पास, ठीक है। तो फिर स्टेट कमीशन वो केस अपने हाथ में लेगा और आपको जो भी ऑर्डर है वो पास करेगा आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज। समझ में आया। अभी स्टेट कमीशन का लिमिट क्या है, 1 करोड़ टू 10 करोड़। मतलब डिस्ट्रिक्ट का जहाँ खत्म हो रहा है 1 करोड़, वहाँ स्टेट का शुरू हो रहा है 1 करोड़, टू लिमिट अप टू 10 करोड़। तो यहाँ पर से भी अगर आप जो वर्डिक्ट आया, ठीक है, इस लिमिट का बात कर रही हूँ, उससे आपको ऐसा है कि यू डू नॉट अग्री विद द वर्डिक्ट ऑफ स्टेट कमीशन, देन वेर यू विल गो टू द नेशनल कमीशन अगेन। नेशनल कमीशन में जाओगे, लेकिन कितने दिनों में, 30 दिनों में। यहाँ पे 45 डेज है, यहाँ पर 30 डेज है, याद रहेगा ये चीज, याद रखना। 45 डेज इन डिस्ट्रिक्ट, 30 डेज इन स्टेट। 1 करोड़ लिमिट इन डिस्ट्रिक्ट, 1 to 10 इन स्टेट। अभी जहां से 10 यहाँ से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर शुरू क्या हो रहा है, 10 अगेन। तो नेशनल कमीशन में अबव 10, अभी 10 के ऊपर कितना वो तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अबव 10 इतना याद है। तो ठीक है, ये याद रहेगा ना। और फिर यहाँ से भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो कितने दिन, 30 डेज में आपको किसके पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अल्टीमेट सोल्यूशन वाला चीज, मतलब यहाँ पर ही आपको जो है लास्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसके ऊपर आप कहीं पर भी कंप्लेन करने नहीं जा सकते, राइट। यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू कैन नॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चैलेंज नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला भी फटाफट मेरे साथ बोलो, पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अप टू 1 करोड़,
स्टेट का 1 to 10, नेशनल का 10 एंड अबव, राइट। डेज, डिस्ट्रिक्ट 45, स्टेट 30, नेशनल 30। अल्टीमेट डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? ये याद रहेगा, नहीं भूलोगे। चलो जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉपीराइट, ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन के साथ एक और है, बट वो मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे अकॉर्डिंगली तो आपको समझ में आएगा। तो कॉपीराइट क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, कॉपीराइट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू डू और टू ऑथोराइज द डूइंग ऑफ, या तो करना या अथोराइज करना, किसी और को परमिशन देना, डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्क और एनी सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ, नेमली क्या? इन द केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड और म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हाँ ठीक है, क्या रहे इसमें? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग व्हाट? कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, पहले तो क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एक और बार पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, क्या? कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। कॉपीराइट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट मतलब क्या? बाकी सबको एक्सक्लूड, इसमें जो बोला है वो लागू होगा ही होगा, उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू डू और ऑथराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। आप या तो कर सकते हो खुद ही, या किसी और को आप परमिशन दोगे, उसके अलावा कोई भी कोई भी इंसान वो चीज नहीं कर सकता। फॉलोइंग एक्ट्स, कौन सा एक्ट्स? इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क और एनी सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ, या तो वो काम या तो उसका पार्ट। समझ में आया? इसको आप कट कट करके, जैसे मैंने क्लास में सिखाया था, एक एक करके लर्न करोगे, इजीली हो जाएगा। तो पहला केस क्या है इसमें? ई तक है केस। इसको व्हाट इज ए वाला केस? पहला वाला, लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगेन, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन बिकॉज आपको ये लर्न हो जाएगा। तो पहला क्या है? टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो पहला का रिप्रोड्यूस, पहले जो कीवर्ड है वो क्या है? रिप्रोड्यूस। किसी काम को रिप्रोड्यूस करना मटेरियल फॉर्म में या स्टोर करना, नॉट अलाउड किसी और के लिए, ठीक है। फिर टू इशू कॉपीज, आप अगर बोलोगे या आप करोगे तो ही ठीक है, कोई और नहीं कर सकता। टू पब्लिक, हाँ, नॉट बीइंग वगैरह वगैरह दिया है एक्सेट्रा, जो मेन मेन है वो मैं कवर कर रही हूँ। टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, आप परफॉर्म नहीं कर सकते पब्लिक में, और कम्युनिकेटेड टू पब्लिक नहीं कर सकते। टू मेक एनी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क, मतलब कोई चीज लिखी हुई है, सपोज बुक लिखी हुई है, तो आप उसके ऊपर से पिक्चर बना दोगे और बोलोगे ये तो मेरी पिक्चर है, नहीं। जिसका जो है उसको उसका क्रेडिट या जो भी कॉपीराइट के अकॉर्डिंग पैसे वगैरह वो जो भी है, वो उनकी परमिशन तो पहले लेनी पड़ेगी। तो वो चीजें रहती है जो मैंने क्लास में समझाई है। आई होप आपको अभी क्लिक हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, आप ट्रांसलेशन भी विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। टू मेक एनी एडेप्टेशन ऑफ द वर्क, उसमें से कुछ आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ले लिया, ऐसे नहीं चलता, परमिशन लेना पड़ता है। टू डू इन रिलेशन टू अ ट्रांसलेशन, अगेन ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहला क्या केस है? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कॉपीराइट किस टाइप की? जिसमें आपने कुछ लिटरेरी वर्क किया है, ड्रामेटिक वर्क मतलब ड्रामा वगैरह लिखा, ठीक है, या म्यूजिकल वर्क, ठीक है। तो उसमें आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कॉपी नहीं बना सकते, पब्लिक में परफॉर्म नहीं कर सकते उस चीज को, वो चीज पब्लिक नहीं कर सकते आप। उसका सिनेमाटोग्राफी या साउंड रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते, यानी उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, एडेप्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये सब है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम को छोड़ के क्या था? लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिक वर्क। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या है वो देख। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ द सेक्शन हियर टू डू एनी ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो ये क्या है? क्लॉज ए वाला चीजें है, ओके। ये भी नहीं, और क्या? दूसरा क्या? टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल और ऑफर फॉर सेल और फॉर कमर्शियल रेंटल एनी कॉपी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब
ये चीजें तो इसमें इंक्लूडेड ही है कि कॉपी नहीं करना है, रिप्रोड्यूस नहीं करना है, पब्लिक नहीं करना है, ट्रांसलेट नहीं करना है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा आप किसी को कमर्शियल रेंट पे भी नहीं दे सकते बिना पूछे, या सेल भी नहीं कर सकते, ये बताया है। और नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वर्क, अगर आपने कोई आर्टिस्टिक काम किया हो तो। ठीक है, अब ये अलग अलग वर्क के हिसाब से क्या किस में आएगा, और फॉर एग्जाम्पल्स वो सब मैंने क्लास में सिखाया था, अब इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी। तो इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क क्या है, अगेन टू रिप्रोड्यूस वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म नहीं कर सकते, स्टोर द स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स, और डिपिक्शन 3D में 2D में करना हो तो नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन मांगना पड़ेगा। डिपिक्शन ऑफ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ऑफ द वर्क। अगेन तो आर्टिस्टिक वर्क है, जैसे किसी ने स्कल्पचर या पता नहीं कुछ ड्राइंग वगैरह कर दी है, या ऐसा कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारे क्या है कंडीशंस है, क्या क्या नहीं कर सकते ये बताएं। ठीक है, पूछे बिना विदाउट टेकिंग अ परमिशन, जिसको कॉपीराइट मिला है, पहले तो परमिशन भी लेना है और कॉपीराइट फीस वगैरह जो भी रहेगा वो भी देना पड़ता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें हमने 3 पढ़े अभी तक, 3 पढ़े और है आगे। पहला क्या है, इन केस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर क्या है, इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। थर्ड क्या है, इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, अभी इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में क्या कंडीशन है देखते हैं। टू मेक अ कॉपी ऑफ अ फिल्म इंक्लूडिंग अ फोटोग्राफ ऑफ एनी इमेज फॉर्मिंग अ पार्ट देयर, मतलब वो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है उसमें से आप कोई कॉपी नहीं कर सकते, किसी फोटोग्राफ की भी नहीं जो वो उसका कुछ पार्ट है। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स, वो चीज आप स्टोर नहीं कर सकते। फिर टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल और ऑफर फॉर सेल और सच रेंटल एनी कॉपी ऑफ द फिल्म टू कम्युनिकेट द फिल्म टू द पब्लिक। ठीक है, एक बात आपने नोटिस की कि आपने जो पहला वाला पढ़ा जो बहुत डिटेल में था कि पब्लिक नहीं करना है, फिर रिकॉर्डिंग नहीं करना है, स्टोरिंग नहीं करना है, रिप्रोड्यूस नहीं करना है, बहुत सब था, वो बहुत हार्ड लग रहा था। लेकिन आप जब डी पर आए हो आप, तो अभी आपको इजी लग रहा है क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही है, बस ऊपर के हेडिंग्स चेंज हो रहे हैं, राइट। तो जैसे आप आगे आगे जा रहे हो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जब आप आंसर स्टार्ट करोगे ये लर्न करना, आपको ऐसा लगेगा यार ये कैसा ही आंसर है, ये इतना एक तो वर्ड टू वर्ड और इतने मतलब समझ में नहीं आ रहा, लिंक नहीं लग रहा है, ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा। लेकिन अब जैसे आगे आगे बढ़ोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, आपको पूरा आंसर इजी लगेगा क्योंकि इस आंसर में तो पहला एक पैरा आपने किया ना सही से, दूसरे पैराज में बस वही चीज लिखना है थोड़ा बहुत अल्टर करके। समझ में आ रहा है, तो गिव अप मत करना है इसमें, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में ये चीजें आ जाती है और ये बच्चे हार्ड है ये सोचकर क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग टू मेक एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग एम्बोडिंग इट इंक्लूडिंग स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। ठीक है, तो कोई और आपको साउंड रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एम्बॉडिंग इट इंक्लूडिंग स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम। तो उस उसके रिलेटेड एम्बॉडिंग मतलब वो ऐसी कोई साउंड रिकॉर्डिंग नहीं बनानी है जिसमें वो भी आए, मतलब वो जो साउंड रिकॉर्डिंग है जिस पर कॉपीराइट लगा हुआ है, embodying it and including storing of it in any medium, वो जिसमें वो रिकॉर्डिंग भी आए। फॉर एग्जाम्पल जब रिमिक्स हम बनाते हैं गानों का, ठीक है, तो कुछ पार्ट हम जो पुराने गानों का ले लेते हैं तो वहां पर कॉपीराइट लगता है। ठीक है, तो वैसे हम नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ फीस या कॉपीराइट लगता है तो वो परमिशन वगैरह रहती है। ठीक है, टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल और ऑफर फॉर सेल और फॉर सच रेंटल एनी कॉपी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। अगेन टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल वगैरह वगैरह हम आगे नहीं दे सकते। टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक। द नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो कॉपीराइट का हमारा हो गया, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मीनिंग क्या है, इस पे शॉर्ट नोट पूछा गया है एग्जाम में, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मीनिंग क्या है, एसेंशियली इट इज अ प्रोसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सर्टिफाई द इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट।
ठीक है, एंड टू ऑथेंटिकेट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब essentially it is a process where computers क्या करते हैं, यूज टू सर्टिफाई द इंटीग्रिटी। मतलब किसी मशीन, आप मोबाइल में जब साइन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्सल मंगाया है, शॉपिंग वगैरह की है ऑनलाइन, तो कई बार आपको साइन करना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में। तो वो साइन वेरीफाई करते हैं, उससे पता चलता है और उस पर सर्टिफाई करते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ये साइन उस पर्सन का ही है, ऑथेंटिक है। तो वो ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रहता है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिफाइंस digital signature as authentication of any electronic record by a subscriber by means of electronic method or procedure in accordance with provisions of the section 3 subsection 1। ठीक है, what is it, authentication of any electronic record। मतलब जब आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आप साइन करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अग्री कर रहे हो जो ऊपर लिखी गई कंडीशंस है या जो भी टर्म्स है, जो भी चीजें हैं, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, यस आई अग्री विद दिस, राइट। तो वही चीज है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर रहे हो, तो आप इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, की वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है, वो ऑथेंटिकेट है, या आप सर्टिफाई कर रहे हो, राइट। कंप्यूटर्स यूज करके, मतलब आप मोबाइल में साइन कर रहे हो ना पेन से, या मतलब इस टाइप का साइन रहता है डिजिटल, राइट। तो वही है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है। सी आपको यहाँ पर ये साइन दिख रहा होगा, राइट, ये पर्सन कर रहा है, पेन जैसा ही दिख रहा है, ये उससे कर रहा है, तो इट इज व्हाट, नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, फिर इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट नोट में ना, सिर्फ व्हाट दे सेड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट में आप क्या कर सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, कुछ कंडीशंस आपको पता है वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स इंक्लूड किया है। फीचर्स क्या मिलते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ। पहला तो ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये आप साइन कर रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो, अग्री, मैंने अग्री किया, आपका परमिशन मिला है वो सारी चीजों के लिए, तो लीगली वैलिड हो जाता है, लीगल वैलिडिटी। नॉन रेपुडिएशन मतलब आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा ये काम, या आप जो भी आपने वो कंडीशंस के लिए अग्री किया है वो आपको करना पड़ेगा, आप उससे मुकर नहीं सकते। फिर सिक्योरिटी हो जाती है। फिर इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंट हो जाता है, और ट्रेडिशनल चीजों, मतलब ट्रेडिशनल वे की कॉन्टैक्ट से ज्यादा ये कन्वीनियंट भी है, क्योंकि पेपर्स तो फिर भी डैमेज हो जाएंगे, या तो फिर कभी कभी साइनिंग भी हार्ड रहती है, यहाँ पे तो आप बैठे बैठे कहीं पर भी साइन करते, इट इज कन्वीनियंट। इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन यू कैन से, एक तो ईज हो गया है, और बहुत सारे जो पुराने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कई बार इलेक्ट्रॉनिफाई भी हम कर देते हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज अ फीचर, ओके। सो ऑथेंटिकेशन, लीगल वैलिडिटी, नॉन रेपुडिएशन, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, कन्वीनियंस, ये क्या है, सारे फीचर्स हैं। ये और भी डिटेल में कहाँ दिए हैं, टेक्स्ट में दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहला तो ऑथेंटिकेशन, ये मैंने ज्यादा दिया है। इसमें ऑथेंटिकेशन, लीगल वैलिडिटी, नॉन रेपुडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है, और कन्वीनियंस। ठीक है, इंटीग्रेशन यू कैन से इट विद ऑथेंटिकेशन ऑल्सो। तो ये क्या है, सारे फीचर्स है। टेक्स्ट बुक में और डिटेल में दिया गया है, एक आध दो आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट विच यू आर यूजिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एंड या इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिजिटल सिग्नेचर क्या है ये समझा है, नहीं डिजिटल, हाँ डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट समथिंग, देयर इज समथिंग लाइक दैट। तो उसमें डिफरेंस भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर्स आर डिफरेंट, तो वो भी समझाया है। तो अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हमें क्या करना है, फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिस्कस करना है। तो पहला तो क्या है, एक्सपांशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर तो जो था हमारा पहले बहुत ही नैरो था, अभी हमने वाइड कर दिया। तो द एक्ट ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर टू इंक्लूड नॉट ओनली बायर्स ऑफ गुड्स बट ऑल्सो those who avails the services including online transactions and teleshopping। तो पहले तो क्या आते थे, सिर्फ बायर्स आते थे, ठीक है। लेकिन अब हम सिर्फ बायर्स ना लेके, हम उनके भी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं।
बायर्स को छोड़ के जो दूसरे भी लोग हैं और जो इंक्लूड होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और टेली शॉपिंग में, हम लोग जो बीच में मिडिल मैन हो जाते हैं, जो बायर्स नहीं होते बट उनके भी कुछ राइट्स होते हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको भी हम लोग कंज्यूमर में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्शन नहीं है, क्या था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में क्या आता है? तो the act establishes this act establishes to promote, protect and enforce rights of consumers. The authority has power to investigate, recall products, order refunds and impose penalties on misleading advertisements and unfair trade practices. तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, उन सब के लिए जो होता है, क्या बोलते हैं, पावर है उन सबको इन्वेस्टिगेट करने की। और रिकॉल प्रोडक्ट्स मतलब रिफंड्स देना या तो फिर प्रोडक्ट्स वापस से कर देना, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, ये सबका जो राइट्स है वो किसके पास है? एस्टैब्लिशमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये कमीशन के ऊपर हमने अभी पिछले इसमें स्लाइड्स में कुछ आंसर्स भी पूरा देख लिया है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल हम कैसे करते हैं। हमारे 3 लेयर्स है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, फिर ऊपर उसके सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हम कैसे ट्राई करते हैं कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं हम रिजॉल्व कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन at district, state and national levels to hear consumer complaints and grievances. Alternate dispute redressal mechanism है। तो alternate dispute redressal mechanism is nothing but what? The act encourages mediation as a means of resolving disputes between consumers and sellers or service providers before approaching the consumer dispute redressal। मतलब कमीशन के पास तो आप जाओगे ही जब आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उससे भी पहले आपको चाहिए कि इतना झंझट नहीं करना है यार, कहाँ जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, पैसे भी जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप बीच में ही कुछ रास्ता निकाल लो और जो है सेटलमेंट कर लो, सुलह कर लो, ताकि आपके जो पैसे हैं और टाइम है, एफर्ट्स है, सब बच जाए। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज product liability. Now what is product liability? The act introduces the concept of product liability, making a manufacturer, sellers, service providers liable for any harm caused to the consumers due to defective products or deficient services. मतलब सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ही नहीं, बल्कि सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, वो भी लायबल रहेंगे अगर प्रोडक्ट में कुछ हार्म है। ठीक है, या डेफिशिएंट सर्विसेज है। मतलब हम जब सेलर्स के पास जाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, हम तो भैया प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, आप कोई प्रॉब्लम है तो आप कंपनी के पास जाओ या तो फिर प्रोड्यूसर के पास जाओ। बट ऐसा नहीं है, अभी सेलर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। तो यही बात इसमें बताई प्रोडक्ट लाइबिलिटी में। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशन। तो व्हाट इज इट? तो वेट अ मिनट, the act includes provisions specific to e-commerce platforms and direct selling entities, ensuring consumer protection in these rapidly growing sectors. तो अभी ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशंस है, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में नया नया एक्ट आया है। मतलब पुराना वाला जो है वो उसको क्या बोलते हैं, खत्म करके हमने एक नया एक्ट लाया है। वाई? क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं, चेंजेस हमारे सिस्टम में आ गए। अभी ई कॉमर्स भी है और डायरेक्ट सेलिंग भी आ गई है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन ई कॉमर्स है, इट इज अ न्यू कंसेप्ट। इसके लिए ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने नहीं थे, अभी अभी बन रहे हैं और इवॉल्व भी हो रहे हैं। तो उसी के लिए हमने अलग से रूल्स बनाए हैं ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग, किसमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। यही चीज बताइए सेलेंट फीचर्स में। तो नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड endorsements. Okay, so the act prohibits misleading advertisements and endorsements and empowers CCPA. CCPA क्या? Consumer Protection
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, तो टू इसने क्या एंडोर्समेंट एम्पावर्स सीसीए, तो जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट्स है इसको स्टॉप करने के लिए एम्पावरमेंट किया गया है सीसीपीए को टू टेक एक्शन अगेंस्ट फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स मेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब अगर कोई कंपनी उठ के या कोई भी उठ के ऐसा बोले कि भाई ये प्रोडक्ट खाने से या कंज्यूम करने से इतनी शक्ति आ जाती है, जो झूठ बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो या एंडोर्समेंट्स हो अगर, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और वो कौन लेगा? सीसीपीए। ओके, ठीक है, तो ये सामने सामने आमने सामने है, आप याद रख सकते हो, आई गेस, आई होप। ठीक है, हो जाएगा याद। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले पीछे का देख लेते हैं। पहले तो कंज्यूमर का जो डेफिनेशन है वो एक्सपांड हो चुका है। अब पहले सिर्फ जो कंज्यूमर में जो नॉर्मल बायर होता था वो ही आता था, लेकिन अभी जो मिडिल मैन है, जो जो सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं बीच में भी, ठीक है, अवेल कर पा रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, ये भी हमने पढ़ लिया था। सीसीपीए किसके लिए इसको एम्पावर किया गया है? ताकि हम लोग अच्छे से जो भी हमारे डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व कर पाए। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी बनाए गए हैं, 3 लेयर्स पे है। फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब मीडिएशन करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो प्रोड्यूसर है वो भी नहीं, बल्कि सेलर है और जो मिडिल मैन है वो भी लायबल हो गए प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेकर, अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो। क्योंकि कभी कभी बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इन ट्रांजिट में भी गुड्स में डिफेक्ट्स आ सकता है, तो वो फाइंड आउट किया जाएगा। फिर ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग को लेके रेगुलेशन नए नए बनते हैं और इवॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट के लिए एम्पावरमेंट किसको हुआ है? सीसीपीए को, याद रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या है? consumer awareness and education, that emphasizes the importance of consumer awareness and education, encouraging the government and consumer organizations to undertake campaigns to educate consumers and about their rights and responsibilities. See, this is very easy, इसमें कुछ समझने लायक ज्यादा है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है और जो भी एजुकेशन है उसके रिलेटेड वो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक एजुकेशन है। फॉर व्हाट? for creating awareness about our rights. Then penalties and compensation. The act imposes penalties and provides for compensation to consumers in case of unfair trade practices, misleading advertisements, or negligence by sellers or service providers. And you can see everyday newspaper हम देखते रहते हैं कि किसी ने सर्विसेज या प्रोडक्ट अवेल किया, मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम किया या सर्विस अवेल की, उसमें उनको डिफेक्ट लगा किसी टाइप का, फिर उन्होंने क्या किया? जाकर केस किया और बहुत सारे पैसे भी उनको मिल गए, बिकॉज दे वर नोइंग देयर राइट्स। फिर नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफाइड रिड्रेसल सिस्टम। देखो पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती थी, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ भी रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो हमें वो सोल्यूशन मिलते मिलते या डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम जो था वो बहुत स्लोली चलता था। अब क्या है, इस एक्ट का एम क्या है कि द एक्ट एम्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स एंड सीकिंग रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। अब ऑनलाइन फाइलिंग से क्या हो गया है, कंप्लेंट्स का इजी इजी हो जाता है ये प्रोसेस। आपको वहां तक जाके कंप्लेंट फाइल नहीं करना है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, ट्राई कर रहा है कि जो केसेस है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। उसका एक तो जो जरिया है वो क्या निकाला है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अल्टरनेट डिस्प्यूट यानी कि बहुत सारी कंप्लेंट्स तो कैसे मीडिएशन से ही सॉल्व कर दी जाती है। एंड प्रोविजंस फॉर क्लास ऑक्शन सूट्स। ठीक है, तो ये सब हमने किया है सो दैट हमारा जो प्रोसेस है सो वो सिंप्लीफाई हो जाए, जो रिड्रेसल प्रोसेस है। आई होप आपको सेलियंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझ में आ गए होंगे। इस तरीके का आप चार्ट निकाल लेना, इससे आपको एटलीस्ट आपके हेडिंग्स आप सही से याद कर पाएंगे और अंदर का मैटर आपको मैंने जैसे बताया है टेक्स्ट बुक में से थोड़ा बहुत पढ़ना है। नेक्स्ट is right short note on design, meaning design in the realm of intellectual property। किसके बारे में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। referred to ornamental or aesthetic aspects of a product or article encompassing its visual appearance, shape,
configuration or ornamentation. Design protection aims to safeguard the unique and distinctive visual features. Again, this word is important. Visual features of products, ensuring that creators receive recognition and exclusive rights over their designs. Types. तो डिजाइन में भी टाइप्स क्या रहता है? पहला तो इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइन. ठीक है. अभी यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो. कोई भी मोबाइल अभी नया निकलता है तो उसका अपना एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स रहता है. जैसे एप्पल का अलग ही डिजाइन रहता है, फिर Xiaomi जो नया बहुत इंडस्ट्री में आया है अभी, जिसका ग्रोथ स्टेज चल रहा है, उसका भी एक अलग ही अपना यूनिक डिजाइन रहेगा. फिर आप सैमसंग का अलग डिजाइन है. इधर बताया भी गया है कैसे डिस्टिंक्ट है दोनों डिजाइन एक दूसरे से. तो वही है, दो टाइप के डिजाइन रहते हैं. एक इंडस्ट्रियल डिजाइन रहता है, एक ग्राफिक डिजाइन रहता है. अभी इसमें शॉर्ट नोट ही पूछा है तो शॉर्ट नोट में आप मीनिंग, डेफिनेशन, फिर टाइप्स अगर कुछ है, कंडीशंस है. शॉर्ट नोट में एक चीज अच्छी क्या रहती है कि आपको जो आता है आप उसमें लिख सकते हो, बट हाँ, रेलेवेंट टू द मैटर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं मतलब कुछ और ही लिख दो. डिजाइन में आप पेटेंट डाल दो, ये तो नहीं होगा. डिजाइन में डिजाइन के बारे में ही आपको लिखना है. ठीक है. तो फिर डिजाइन के दो टाइप है, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन. फिर नेक्स्ट, शॉर्ट नोट. इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड इनोवेशन ऑफ क्रिएटिव. अभी इंपॉर्टेंस, हम डिजाइन प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? एक तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए. तो डिजाइन प्रोटेक्शन incentivizes designers, artists and innovators to invest in creating aesthetically appealing and functional products, fostering innovation and creativity in various industries. मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए. एनहांसमेंट ऑफ ब्रांड वैल्यू, distinctive and well designed product contribute to building a brand identity and recognition. फिर consumer confidence and trust. Design protection ensures that consumer receive genuine and high quality products. तो high quality और genuine products मिल रहे हैं, ये ensure करने के लिए भी हम लोग designs use करते हैं. फिर next challenges क्या है? Globalization and cross border protection. With the rise of global markets, digital commerce, ensuring effectiveness effective cross-border protection of design becomes essential, requiring the international cooperation and harmonization of design law and standards. मतलब जो लॉज है, इंटर क्रॉस बॉर्डर लॉज है, वो कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, तो वो ही सॉल्व करना बहुत हार्ड होता है. तो वो एक चैलेंज है. फिर एनफोर्समेंट एंड काउंटरफिटिंग. एडिक्वेट एनफोर्समेंट mechanism are crucial for combating counterfeiting, unauthorized copying, infringement of design rights. Strengthening enforcement efforts both domestically and internationally is necessary to protect designers' rights and interests. I hope आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल था, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. ये बातें बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, आप कर ही दोगे. तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. थैंक यू.